हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मैक्रो वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। हम सेम फाइल उसी पे काम करेंगे अब भी, दैट वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो। तो अब तक हमने जो है इन 3 शीट्स पे काम कर लिया है, जिनमें सबसे पहले हमने सिंपल एक मैक्रो बनाया, ठीक है। उसको सेल को फॉर्मेट किया एंड ऑल द स्टफ। उसके बाद हमने सेल्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देखा। एंड इन द थर्ड शीट वी क्रिएटेड सम मैक्रोज दैट कैन सॉर्ट द स्टफ, ठीक है। तो यहाँ अगर फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी ये यहाँ से डिलीट कर दी थी मैंने, तो दैट्स वाई। तो अब इसके बाद है कि हम नेक्स्ट शीट पे आएंगे, जो कि है फंक्शन के लिए। तो अब हम अपने खुद के फंक्शन जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस। जैसे एक्सेल में अलग अलग फंक्शन है, सम का फंक्शन है, ठीक है, इफ़ का फंक्शन होता है, एवरेज का फंक्शन है, उसके बाद कॉन्केटिनेशन का फंक्शन है। देयर आर सो मैनी फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो भी हम हालांकि एक्सेल में बहुत फंक्शन है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास इस टास्क को करने के लिए एक फंक्शन होता, हमें अपना फॉर्मूला नहीं बनाना पड़े बार बार। तो या आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मार्क्स आ जाते हैं, जैसे कोई वैल्यू आ जाती है, तो आपने उसको ग्रेडिंग देनी है मार्क्स को, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो आप एक इफ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसमें, कि अगर इफ का फॉर्मूला, अगर इफ सेल में ये वैल्यू है तो ये ग्रेड आएगा, ये वैल्यू है तो ये ग्रेड आएगा। तो आपको 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद अगर आपको वही सेल पे दोबारा, मतलब वही फॉर्मूला दोबारा यूज़ करना पड़े, तो आप उसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो रादर देन इसके आप उसका एक फंक्शन बना के सेव कर सकते हैं। खैर, अब हम इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये शुरू करते हैं। ये चीज़ें हम सारी वीडियो में देखते रहेंगे, साथ के साथ देखते रहेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे 2 टास्क हैं। हम 2 तरह के यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, और याद रहे मैं फंक्शन को 2 तरीके से बनाऊंगा, एक आर्गुमेंट्स के साथ और एक आर्गुमेंट्स के बिना। तो अभी हम जो बनाएंगे फंक्शन वो बिना आर्गुमेंट्स के बनाएंगे। व्हाट आर आर्गुमेंट्स? ये जब आप फंक्शन को भी यूज़ करते हैं तो जो आप सेल्स, जैसे मैं यहाँ लिखूँ इज इक्वल सम, तो ब्रैकेट के इनसाइड जो भी आएगा, ठीक है, दैट आर आर्ग्यूमेंट्स। और जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो कहता है कि इसके अंदर आपने कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रखी यहाँ पे, तो इसलिए वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पर होना जरूरी, जैसे लिखा है नंबर 1 नंबर 2 होना जरूरी है। बाय द वे हम जस्ट रिमूविंग इट। तो हम सिंपली फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे डेवलपर टैब पे, सेम वैसे ही विजुअल बेसिक। सो अभी तक इस शीट में कोई मैक्रो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं जब भी इसमें जो लास्ट वीडियो में जो भी मैक्रोज हमने बनाए, तो मैंने इन सबको लास्ट टाइम जो है सेव नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मैक्रो नहीं है। तो जिस वर्कबुक में कोई मैक्रो नहीं होगा, वहाँ पर आपको एक खास चीज़ देखने को जो है वो नहीं मिलेगी, जो कि मैक्रो के होने पर अवेलेबल होती है। वो क्या है, वो अभी आप इस प्लेस पर ध्यान दें। तो जब मैं, आप सबसे पहले अपन क्या करना है, अपने मॉड्यूल इंसर्ट करने है। मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ। तो मॉड्यूल इंसर्ट करना है, तो मॉड्यूल के अंडर ही आपके सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रोज जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो अभी यहाँ पे हैवी बी में आप अपना खुद का फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्रोसीजर। तो आप मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद इसको आप रीनेम चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं, बाद में हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैं मॉड्यूल 1 में हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ प्रोसीजर, ठीक है। पहले मैंने मॉड्यूल इंसर्ट किया और अभी क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में हमारे पास 3 टाइप हैं। सब, आपने देखा होगा, हमने जितने भी अब तक मैक्रोज बनाए वो सारे के सारे क्या थे, सब में बने थे, ठीक है। तो अभी हम सेकंड यूज़ कर रहे हैं फंक्शन। तो आपने फंक्शन को नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर नाम देते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें स्पेस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और जैसे कि हम यहाँ पे शुरू करते हैं, जस्ट गिविंग नेम ऐड टू नम। और दूसरी बात, आप इसमें न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हैं नाम के अंदर, फंक्शन के नेम में, लेकिन जो आपका नेम है वो न्यूमेरिकल से शुरू नहीं होगा। मिडल में आप कहीं पे भी यूज़ कर लें, जैसे आप अभी यहाँ पे शुरू में 3 लेटर हैं, फिर एक न्यूमेरिकल है, तो चाहे तो पहला लेटर एक रख लें, बाकी सारे न्यूमेरिकल रख दें। लेकिन आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द नेमिंग रूल्स फॉर वीबीए, नेमिंग रूल्स क्या क्या हैं। तो खैर, यहाँ पर नेम हमने देना है इसको, और हमने सिंपली क्या करना है, फंक्शन सेलेक्ट करके ये स्कोप पब्लिक या प्राइवेट
फिलहाल आप इसके जो है आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। जो प्राइवेट फंक्शन है वो आपका सिर्फ इसी एक शीट पर काम करेगा, ठीक है। नॉट प्रोबेबली बट फॉर जस्ट इंस्टेंस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। और पब्लिक का क्या होता है कि आप मतलब ओवरऑल किसी भी वर्कबुक पे किसी भी वर्कशीट पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। खैर आपने इसके साथ कुछ जो है वो चेंजेस यहाँ पर नहीं करने हैं, डायरेक्टली आप पब्लिक सेलेक्ट करेंगे और यू विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो अभी ये आपका फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया और यहाँ से पब्लिक फंक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे फंक्शन एंड हो जाता है। सारी कोडिंग आपकी कहाँ पे आएगी, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी कोडिंग रहेगी और इस फंक्शन का नेम क्या है, ऐड टू नम, जो हमने इसको नाम दिया था। और ये रहा पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के इनसाइड यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं लिख रहे। मैंने कहा था मैं आर्ग्यूमेंट्स के विद और विदाउट दोनों तरह के फंक्शन बनाऊंगा, तो अभी ये विदाउट आर्ग्यूमेंट्स है। तो हम जस्ट सेइंग, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। हम जस्ट सेइंग एक्स और सॉरी आई एम जस्ट सेइंग ऐड टू नम इज इक्वल 45 plus 53. Okay, I'm just saying this, and then I just go to my sheet anywhere, and when I type is equals add, you can see the function that we have created वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली टैब प्रेस करना है, यहाँ उसको टाइप करना है। तो अभी यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट 98 आ जाएगा। दैट इज द रिजल्ट फॉर 45 plus 53 as we said here, ठीक है। So I'm just going to change the value here and let's see what happens. I'm just going to re-enter it and the value changes. उसको रिफ्रेश करने से। लेकिन आपने देखा होगा कि एज ए ट्राइड फॉर सम के लिए जब मैंने किया था ऐड, जैसे ऐड टू नम की जगह पर मैं लिखता हूँ सम, ठीक है। तो अभी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि इसके आर्ग्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स जरूरी हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये फंक्शन बनाया बिना आर्ग्यूमेंट्स को यूज किए। तो अभी है हमारे पास एक फंक्शन मैंने रेडी कर लिया, दैट इज फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज। दिस वाज फॉर एडिंग टू नंबर्स। इट्स जस्ट सिंपल, you will just go to VBA and you will just insert a module that you have already inserted here, and after that you will insert a procedure and you will select function and you will give a name to your function। जैसे मैं यहाँ इसको देता हूँ। अब मैं सेकंड वाला जो है क्रिएट करने के बजाय फर्स्ट वाले का सेकंड दोबारा से इसको क्रिएट करूँगा सेकंड एग्जांपल के तौर पे। सो आई एम जस्ट सेइंग एडिंग नंबर्स। सो इसको थोड़ा क्लियरली जो है विजिबल करने के लिए विल जस्ट पुट अंडरस्कोर है एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ is equals random, you can select any two numbers or three numbers or five or whatever you want। 78 plus 23 multiplied by 56। okay, so you can perform any type of calculation here। you have to just go to your sheet and you will just select एडिंग टू नंबर्स, बिकॉज आपने वैल्यूज वहीं प्रोवाइड कर दी हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में ये जो हमने यहाँ पर टर्म ली है आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है। तो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, सिंपली एक वैल्यू है जो वैल्यू आप फंक्शन को यूज करने के लिए देंगे, दैट विल बी आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, आंसर शुड बी 1366। यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशंस एंड यू विल गेट द सेम आंसर। okay, so this was that how you create your own functions। okay, so I'm gonna just split it and let me save it। yes, I would like to save। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो इस सेम इसको दोबारा यूज करता हूँ। तो ये कहता है नेम एरर, और अगर आपको पता हो तो नेम एरर तब आता है जैसे मैं यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ
this cell and this cell, or I can say this cell comma this cell. तो मैं एंटर दबाता हूँ. अभी जैसे यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 7 आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा ही वो तो. लेकिन क्या हो अगर मैं इसको चेंज करके सम की जगह पे इसको सैम बना दूं, तो ये क्या एरर आया, नेम एरर. तो नेम एरर तब आता है जब आप उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं जो अक्सर में है ही नहीं है. तो अभी यहाँ पर नेम एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले आपने फंक्शन बनाए थे तो यहाँ नेम एरर नहीं आया, बल्कि उसकी आउटपुट आई थी. लेकिन अभी आपने VBA में क्या किया है, इन फंक्शंस को डिलीट कर दिया है. देयर आर नो फंक्शंस विद द नेम ऑफ एडिंग नंबर और एडिंग एड टू नंबर. ठीक है, दैट्स वाई के यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम एरर आ रहा है. तो दिस वाज के हाउ यू क्रिएट अ नंबर, व्हाट यू से, हाउ यू क्रिएट अ सिंपल फंक्शन दैट कैन ऐड टू नंबर्स. तो अब आते हैं हमारे दूसरे टास्क पे, दैट इज क्रिएटिंग अ फंक्शन टू जॉइन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए. तो स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है एक ऐसा कोई एक वेरिएबल जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बजाय क्या रखते हैं, यू जस्ट सेव एनी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू. कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो या अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन. जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो गया, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ 56, तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक है, तो अभी मैंने जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ, अब जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, तो अभी ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है. तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो अभी ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक्स भी हैं. तो खैर हम इसको डिलीट कर दें. तो हम व्हाट आई एम गोना डू, मैं एक फंक्शन खुद का रेडी करूँगा जो फंक्शन मेरा क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा. स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज और अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज, वी कैन से अल्फ़ा न्यूमेरिक. सिंपली द मेथड इज सेम, you just go to VB, you have already a module, you just need a procedure. तो प्रोसीजर में अपने फंक्शन सेलेक्ट करना है. यहाँ पर आप लिखेंगे joining underscore strings, you will just click on OK, and ये अभी अपने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है, and you will just say is equals और यहाँ प्लस की जगह पे आप लिखेंगे and let us try if we can work with this one. ओके, तो ये है आपके पास यहाँ पे वो वी कॉल सिंपली अ फंक्शन दैट कैन जॉइन टू स्ट्रिंग्स. तो अभी यहाँ तक तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम रहती है हमारे पास कि क्या हो अगर मैं यहाँ पर जो मैंने ये यहाँ पर लिखा नेम जो लिखा, मेरे पास फर्स्ट नेम मार्क यहाँ पर लिखा हुआ है और स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है, विथ यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे इन तीनों को जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू जो मैंने यहीं पे डिफाइन कर दी कि ये किस चीज़ को ऐड करेगा, मैं इसको यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसको कहाँ पे ऐड करूँगा, मैं इसको एक्सेल के थ्रू ये वैल्यू प्रोवाइड करवाऊंगा. दैट इज एन आर्ग्यूमेंट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि मुझे कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ करने हैं अपने फंक्शन के लिए. सो आई कैन जस्ट सिंपली डू, आई कैन से FN यानी फर्स्ट नेम एज. तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल टाइप डिफाइन करेंगे. तो अभी मैं क्या करूँगा, एक्चुअली एक वेरिएबल एक तरह एक आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ यहाँ पे. आर्ग्यूमेंट का मतलब कि किस चीज़ की वैल्यू जो है वो फंक्शन रिसीव करेगा. तो FN एज डबल, नॉट डबल एक्चुअली स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, तो मैं कहूँगा कि ये स्ट्रिंग है. सेकंड है मेरे पास
middle name as string and last name as string. ओके, तो अभी है हमारे पास, तो यहाँ पर हम करेंगे we'll just simply say that we have fn and साथ में आपने क्या लगाना, अभी फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. So let's see if our function could work in this way. So I'm going to delete this one and I'm just going to say the name was joining. मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए. So I'm going to say is equal joining strings. तो अभी बाय द वे यहाँ पे हमारे पास अगर हम सम लिखते हैं तो आ जाता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा. तो ये आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है कि वेयर इज योर फर्स्ट नेम. एक्चुअली मेरा फर्स्ट नेम मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा होगा, तो मेरा मिडिल नेम कहाँ लिखा होगा वो यहाँ पे आएगा, और लास्ट नेम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. तो आई एम जस्ट गोना से ओके. अभी यहाँ पर कुछ नहीं आया, रीजन इनमें कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. I just need to check where I have. Okay, so B4. So I should have my values here. Malik, then I must have thing, and then I must have. Okay. So now there is a problem कि यहाँ पर space नहीं आ रहा बीच में. So you can just modify your function according to that. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? We'll just use and space middle name and space, and it should be saved now. So I'm gonna just refresh the stuff and I can see the space here. So this is how we pass the arguments. So now यहाँ पर ये हमारे arguments हैं, ठीक है. What are these? These are arguments. Just this thing. Okay. So fn एक argument है, mn एक argument है, ln एक argument है. Means we will provide these values not here but from this place. हम यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे किस चीज की, जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया. ओके, तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए. तो वी आर जस्ट गोइंग टू, वैसे हम शीट नेक्स्ट इसमें चेंज करेंगे. फिलहाल मैं इस फंक्शन को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा कोशिश करूँगा तो नॉर्मल सी बात है कि ये क्या दिखाएगा, नेम एरर दिखाएगा. yes, it's showing name error and it must, because there is no function with the name of joining strings now. तो अभी हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट शीट पे, that is ओके. सो दैट इज बिल्ट इन फंक्शन. तो अब हम इस तरह के फंक्शन डिजाइन करेंगे जैसे एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं खुद के. तो इसके लिए पहले हम शीट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शीट में एक्चुअली क्या स्टफ है. तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा रखा है कि हमारे पास 4 अलग अलग बाइक के ऑप्शन है. आप ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है तो आप 4 बाइक्स में से कोई एक बाइक लेके जाना चाहते हैं, और आपका जो टूर आप डिसाइड कर रहे हैं वो आपका दिल्ली से शुरू होता है, फिर आप शिमला की तरफ जाते हैं, और शिमला से फिर जयपुर, जयपुर से बॉम्बे, और बॉम्बे से गोवा, और फिर लास्ट आप हैदराबाद जाकर रुकेंगे. तो अभी आपने क्या चेक करना है, बिकॉज ये शीट अभी जो है जब से ये वीडियो शुरू हुई है तब से उस टाइम की वैल्यूज हैं, तो ये वेरिएबल अभी आज की डेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं. ये कोई मतलब एक्चुअल अभी का फिगर नहीं है इसमें, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, उसमें हमने क्या रखा है, बाइक का नेम है, ठीक है, 4 बाइक्स हैं, एनफील्ड बुलेट क्लासिक है, अवेंजर है, उसके बाद हमारे पास पेराक है और इंट्रूडर है, ठीक है.
तो मैंने सभी की माइलेज यहाँ पे रखी हुई है वैल्यूज के तौर पे। मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या माइलेज है हर एक बाइक की। ठीक है, अगर कोई कंपनी डीलर कोई देख रहा है तो प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि ये इंटरनेट से ली गई वैल्यूज़ है। ठीक है, तो खैर ये हमारे पास माइलेज यहाँ पे गिवन है। तो उसके बाद है हमारे पास राइड, कि हम कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली टू शिमला, ये सभी बाइक्स के लिए मैं सेम रख रहा हूँ फिलहाल एक टेबल। तो उसमें मैंने आगे बाइक का नेम रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैंने रखा है डिस्टेंस कितना है, कि एक्चुअल जो डिस्टेंस दिल्ली टू शिमला है वो कितना डिस्टेंस बनता है। फिर उसके बाद अगर लोकल कॉस्ट पर लीटर, कि अगर मैं दिल्ली से फिल करवाता हूँ फ्यूल तो मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा पर लीटर का। तो यहाँ पर ये कॉस्ट आ गई मेरी, पर लीटर की कॉस्ट आ जाती है। और मुझे एक फंक्शन रेडी करना है जो क्या करेगा, मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि अगर मैं दिल्ली से फिल करवाऊँ जो पेट्रोल, अगर ये पेट्रोल पे चलती हैं सारी, तो अगर मैं पेट्रोल फिल करवाता हूँ दिल्ली से, तो मुझे इतनी इस कॉस्ट पे अगर मैं फिल करवाता हूँ तो मुझे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने पे इस बाइक के साथ कितना, जो मुझे को टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा राइड का, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही इसका कैलकुलेटर सेम फंक्शन से हम एक बार फंक्शन रेडी करेंगे और वो इन सभी को कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर भी हम सेम ऐसे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या बदलता जाएगा, डिस्टेंस बदलती जाएगी और कॉस्ट बदलती जाएगी, क्योंकि शिमला में जो प्राइस है वो अलग है, ऐसे जयपुर में अलग प्राइस। अभी मैं कहूँ था तो बिल्कुल सही होगा, था जब मैंने ये शीट रेडी की रिसेंटली 2-3 डेज अगो, देन दिस वाज द प्राइस। तो गोवा में जैसे भी काफ़ी कम है। खैर, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला पहले से यहाँ पे रखा हुआ कि मैं फार्मूला क्या यूज़ करूँगा। फार्मूला बहुत सिंपल है, आप सभी 10th ग्रेड में है तो अब मैथ समझते ही हैं। तो अभी फार्मूला सिंपल मैंने यहाँ पर रखा है कि डिस्टेंस अपॉन माइलेज। तो डिस्टेंस अपॉन माइलेज कर दें अगर, तो उसको बाद में अगर हम लोकल कॉस्ट पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करके बाद में देख सकते हैं। खैर मेरी तरफ से ये वेरीफाइड है। तो अभी हमें फंक्शन रेडी करना है जो क्या करेगा हमारे लिए, इस सेल को डिवाइड बाय दिस सेल करेगा और बाद में मल्टीप्लाई किसे कर देगा, लोकल कॉस्ट से। तो हम चाहें तो सिंपली भी हम टाइप कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये भी टाइप कर सकते हैं, इज इक्वल्स दिस सेल divided by then this cell and then simply multiplied by this cell। लेकिन हम थोड़ा इसको प्रोफेशनल वे से करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे फंक्शंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमें जाना है VB पे। तो ये है हमारे पास VB। तो मैं इसको शॉर्ट में ले आता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल रेडी है, वी जस्ट नीड अ प्रोसीजर। सो लेट मी इंसर्ट दैट। हम प्रोसीजर इंसर्ट करते हैं, फंक्शन, एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राइड कॉस्ट कैलकुलेटर। राइड की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया। सो इट्स सिंपल। अभी हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं इन फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। हम कहते हैं कि राइड कॉस्ट जो कैल्क है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो कैलकुलेट कैसे होगा, वो कैलकुलेट होगा इफ आई मल्टीप्लाई डिस्टेंस, sorry, I divide distance by mileage and then I multiply this stuff to petrol cost। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये राइड कॉस्ट कैलकुलेटर है जो ये इसको कैलकुलेट कर लेगा। बट नाउ द पॉइंट इज कि मैं ये वैल्यू यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो मुझे ये वैल्यूज क्या लेनी पड़ेगी एज आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा था वेरिएबल के आप डाटा टाइप चेक करें और आपको ये जो लिस्ट है ये इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वेरी क्लियरली कि किस डेटा टाइप में
किस तरह की वैल्यू, जैसे हमने अभी अल्फा न्यूमेरिक नेम जैसी को वैल्यू रखनी है तो हमने यहाँ पर लिखा था स्ट्रिंग। तो अभी जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो हम स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल जो वेरिएबल अब यूज़ करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल भी कई तरह के होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हम डेसिमल वाले वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, सो आई वुड लाइक टू यूज़ डबल। ठीक है, तो डबल में क्या है, बाइट्स भी ज़्यादा वो एक्वायर करता है। खैर उन्होंने मेन पॉइंट पे आते हैं, तो फिलहाल हम इसको डबल में रखेंगे। सो हम गोना से डिस्टेंस एज डबल। तो मैं इसको जरा फास्ट करने के लिए आई एम जस्ट कॉपिंग दिस। दूसरा है मेरे पास माइलेज एज डबल, द थर्ड इज जस्ट ओके, बिकॉज मैंने यहाँ कोमा लगा रखा है तो मैं इसको जो है वो ऐसे नहीं यूज़ कर सकता। कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर। ओके, सो आई एम गोना जस्ट पेस्ट इट हियर। सो अभी मेरे तीनों जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स सब रेडी हैं मेरे पास। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने एक फंक्शन लिया राइड कोस्ट कैल्क के नाम से, मैंने उसमें एक फॉर्मूला रखा। राइड कोस्ट कैल्क क्या है, डिस्टेंस अपॉन माइलेज डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय पेट्रोल कोस्ट से है, और मैंने डिस्टेंस, माइलेज और पेट्रोल कोस्ट तीनों को यहाँ एज आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर कर दिया। चाहे मैं इसको इंटीजर रखूँ, अगर मैं चाहूँ तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे इंटीजर भी रख सकता हूँ, सॉरी माइलेज को मैं यहाँ पे इंटीजर भी रख सकता हूँ। रीज़न क्योंकि जो मेरे पास मुझे पता है कि माइलेज है ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ये कोई एक डबल वैल्यू नहीं है, ये इसमें डेसिमल पॉइंट का ही नहीं लगा हुआ। खैर ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, जब आप बाइक का नाम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। खैर हम लीव दिस पॉइंट एंड लेट अस टेस्ट द फंक्शन दैट वी हैव क्रिएटेड and maximize this. So I'm gonna just test the function here. I'm gonna say is equals ride cost calc. So यहाँ पे है हमारे पास, तो अभी यहाँ पर आपके पास जो है वो आर्गुमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो ये बॉक्स आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्टेंस आपकी किस सेल में है, here is your distance cell, where is your mileage, here is your mileage cell, and then we have where is the petrol cost, here is the petrol cost, and when you click on just okay you will just get your result. So I'm gonna just fill it, तो यहाँ ये fill हो गया डाउन साइड। ठीक है, I'm gonna fill it without formatting. okay, तो अभी ऐसे ही ये जो है कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ that I've used just above is equals ride cost, let's say distance, where is the distance, here is the distance, where is the mileage, here is the mileage, and where is the petrol cost, this is the petrol cost. I'm gonna say okay, and then I will just fill it without formatting so that it will not affect. I'll just zoom out a little bit, is equals ride, and the same method again, the distance is this thing, mileage is here, and you have your cost here, and I'm gonna say okay, without formatting, and then I'm gonna just okay, so this time okay, I'll just try to make it a bit quick.
ओके, सो यहाँ पर हमने थोड़ा और मैंने यहाँ पे इसको कर रखा है। जैसे यहाँ पे है कि टोटल कॉस्ट जो है कितनी बनती है यूजिंग द क्लासिक को मैंने क्या किया, तो जो क्लासिक वाले सेल हैं उन सभी का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, टोटल कर दिया, टोटल तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे इन सभी की कॉस्ट आती है नीचे। और उसके बाद है कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो कितनी रहेगी और मैक्सिमम कितनी रहेगी। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट जो है वो हमारे पास आएगी, ये वाली कॉस्ट मैंने मिनिमम का फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, यू कैन सी हेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कॉस्ट हमारी जो आती है वो इस बाइक से आती है, और मिनिमम जो हमारे पास वो इस बाइक से आती है। सो ये था हमारा फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन का, जो हमारी एक शीट है वो यहाँ पे हमारी ओवर हो गई है। तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर से वापस वीडियो में जो है आप आ सकते हैं। वेलकम बैक। तो अभी हम दूसरा फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे, और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम थोड़ा सा मैथ भी यूज़ करेंगे साथ में। हालांकि वैसे मैथ तो उसमें भी यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल टाइप मैथ यूज़ करेंगे। बाकी मैथ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा सा केयरफुली देखना है। तो मैथ को मैं खुद संभाल लूँगा, आप जस्ट जो एक्सेल किस तरह से काम करता है उस पर ध्यान दें बेसिकली। खैर, यहाँ पर हमारे पास एक हाउस है, तो मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने जो यूज़ की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये इसको मैंने डेप्थ नाम दिया है। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास हाउस की एक विड्थ है। और यहाँ पर अभी हम एक्चुअली करने के वाले हैं, हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है। तो अगर आप अभी आप 10th क्लास में, अगर आप सरफेस एरिया क्लियरली जानते होंगे, तो उसमें अभी सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे अभी ये एक साइड है, इस साइड जहाँ ये दो विंडोज लगी हुई हैं, इस ऐसी ये दो शेप्स हैं, ठीक है। अभी एक जो दिख रही है और एक जो इस सॉरी जो इस शेप के परली साइड में है, हाउस की जो इस साइड हो गई एक परली क्यूबॉइड की तरह, अगर इसको हम देखें या क्यूब की तरह, तो एक इस साइड हो गया और एक इसके ऑपोजिट में। तो ऐसी दो एक जैसी शेप्स हैं, ठीक है। हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, रूफ जो है हमारे पास यहाँ पे, इसके भी दो पीस हैं सेम, जैसे एक ये हो गया, ऐसे ही साइज का इस साइड ये लगा हुआ है, ठीक है। तो एक हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एक इसका, इसको 2 टाइम कर देंगे, इसको 2 टाइम कर देंगे, और फिर रह गया हमारे पास ये फ्रंट, और ऐसा ही ये कहाँ पे है, बैक पे। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें किसका मिल जाएगा, लास्ट वाले का भी मिल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे है, इसका एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे ये जो स्क्वायर बॉक्स है, या इसको आप रेक्टेंगल कह लें या स्क्वायर कह लें, तो ये जो बॉक्स बनता है, और इसका एक ऊपर वाला जो एरिया ये क्या है, ये एक ट्राइंगल इसका पार्ट है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूलाज तो पता ही होंगे कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं सभी इन चीज़ों कैलकुलेशन के लिए। खैर, हमें अब यहाँ पर 4 वेरिएबल गिवन हैं, तो जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास हाइट फॉर स्क्वायर ब्लॉक ऑफ हाउस। हाउस की ये जो स्क्वायर ब्लॉक है, इस ब्लॉक की हाइट कितनी है, ये हमें यहाँ पर H4SB के नाम से गिवन होगी। हम मान लेंगे कि इतनी वैल्यू है यहाँ पे। खैर, वैल्यू हमें बाद में एंटर करनी है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा है कि ट्राइंगल ब्लॉक की हाइट कितनी है, यहाँ पे ये रहा, हाइट फॉर ट्राइंगल ब्लॉक H4TB। उसके बाद है विड्थ ऑफ हाउस, ये रहा हमारे पास विड्थ, और यहाँ पर ये है डेप्थ ऑफ हाउस, घर कितना जो है वो लंबाई में कितना है, तो ये हमारे पास क्या है, डेप्थ है। तो आइए शुरू करते हैं। we'll just go to developer tab and then we'll click on Visual Basic. So as we don't need this function here, so I'm gonna delete it. तो अभी हम यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट पे जाएंगे, प्रोसीजर, just insert a function. So it's a function to calculate surface area calculator. So I'm gonna say, or you can just remove the calc here to make it short, surface area. So I'm gonna say okay. तो अभी हम यहाँ पे वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को जो है वो देखते रहेंगे।
और यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल कोई आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं रख रहा। हम जस्ट सिंपली गोना व्हाट वी से मेक इट अ क्विक बिट फास्टर। तो अभी हमारे पास है यहाँ पे सरफेस एरिया। पहले मैं शुरू में ही कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सरफेस एरिया हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैं कुछ नाम यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा भी छोटा नहीं, ताकि थोड़ा नज़र भी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ हमारी ये विजुअल बेसिक विंडो है। जस्ट मेक इट अ बिट बिगर। So what I'm going to do, I am going to say that surface area is equals area of sides plus, now what is the area of side? This is a side, and when we calculate the area of both sides and then we add it with area of roof, so I'm gonna say roof plus, what is this? Front and back. So I'm gonna say it front underscore back। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आएगा। अब मुझे तीन चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए साइड्स, दूसरा चाहिए मैंने शायद यहाँ पर सिंबल जो है वो रॉन्ग यूज कर लिया होगा, तो मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ। तो प्लस का साइन है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अगर मेंशन कर दूँ कि मेरे पास साइड जो है वो साइड कहाँ से आएगी, मेरे पास साइड की जो वैल्यू है मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड्स इज इक्वल्स, साइड की वैल्यू आती है मेरे पास, मैं इस अगर फिगर को देखूं तो ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? डेप्थ के। तो अगर मैं डेप्थ को, यानी क्योंकि डेप्थ ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, तो अगर मैं डेप्थ को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इस वैल्यू से। ये वैल्यू किसके बराबर है? इसके। तो अगर मैं डेप्थ और H4SB को मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई एम गोना से डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट फॉर स्क्वायर ब्लॉक, तो मेरे पास एक साइड की जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो अभी मुझे अगर दो साइड का निकालना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द स्टफ विद 2। ठीक है, ये आ गया साइड का एरिया। दूसरा एरिया हमें चाहिए यहाँ पे फ्रंट और बैक का। फ्रंट का एरिया कितना है और बैक का एरिया कितना है? तो अभी ये जो फ्रंट का एरिया है ये हम कैलकुलेट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? फ्रंट और बैक दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रंट अंडरस्कोर बैक इज इक्वल्स, फ्रंट और बैक में दो चीजें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर पेरेंथेसिस डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो टाइम गोइंग टू डू। एक्चुअली मैं यहाँ पर दो चीज़ों को ऐड करूँगा और फिर इस सारे स्टफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 2 से। वो किस लिए? क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों को जो है यहाँ पे कैलकुलेट एक साथ करूंगा। तो अभी यहाँ पे बाकी तो समझ में आपको आ गया होगा ये 2 किसके लिए है। 2 तो सिमिलर है क्योंकि ये दो पैनल है, एक के फ्रंट पे एक बैक पे है। यहाँ पे एडिशन किसका होगा? एक्चुअली एडिशन होगा दो शेप्स का। मैंने कहा था एक तो ये स्क्वायर ब्लॉक है और एक ये क्या है? ट्राइंगल ब्लॉक है। तो हमें पहले चाहिए कि हम स्क्वायर ब्लॉक को जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो स्क्वायर ब्लॉक में क्या है? पहले इस साइड क्या है? H4SB है, उस साइड क्या है? विड्थ है। सो आई एम गोना जस्ट सिंपली calculate this with the help of a simple formula, that is width into H4SB। तो ये तो है हमारे पास है एक चीज, एक शेप तो हो गया। अब दूसरी शेप है हमारे पास दिस थिंग। तो अगर आप इसको केयरफुली देखें तो इसका एरिया, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को यहाँ पर अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यहाँ पे ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, दैट इज H4TB, इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। और हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू में हाइट इंटू बेस। तो हाफ मीन्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं इसको, और एक्चुअली वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो क्यों मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे हमारे पास हम लिख रहे हैं इसको हाफ, मैं प्रॉपर वे से ही चलूंगा, हाफ into base। base is what?
बेस है हमारे पास विड्थ बाय 2। वाई एम सेइंग विड्थ बाय 2? क्योंकि ये जो यहाँ पर शेप बन रही है, दिस शेप, ये एक ट्रायंगल है और हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो इसका बेस क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मिडिल में है, तो अगर मैं विड्थ को हाफ कर देता हूँ तो ये बेस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं विड्थ को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली एरिया ऑफ वन ट्राइंगल आ जाएगा। सो now here is the height for triangle block. So as I said, क्योंकि ये दो ट्राइंगल हैं, ध्यान में रहे, ये जो एरिया है ये किसके लिए है, दो ट्राइंगल्स के लिए है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। आपको कंफ्यूजन में ना आए कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी, इस अकॉर्डिंग ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और वो तो होना ही था क्योंकि 1 2 और 2 बैक साइड पे। तो लास्ट वर्ड का भूल जाएं, इस 2 को छोड़ दें आप, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ, मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी यहाँ पर ये एक ट्रायंगल का हुआ, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 का आ गया। तो यहाँ पे आता है कि मल्टीप्लाई विद 2, और यहाँ पे था हमारे पास डिवाइड विद 2। तो अगर मैं हटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1/x इंटू एक्स का मीनिंग 1 ही होता है। खैर, तो ये था हमारे पास ट्राइंगल ब्लॉक का एरिया, और ये था हमारे पास स्क्वायर ब्लॉक का। तो अभी क्योंकि ये दो पैनल हैं, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे, तो हम सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शायद मैंने कोई यहाँ ब्रैकेट कम ज़्यादा छोड़ दिया खुला, तो यहाँ पे है आपके पास लेट मी सी, सबसे मुश्किल काम यही है जो अब 10th क्लास से करना शुरू करते हैं, और ब्रैकेट्स के साथ जो है वर्क करना इट्स मच डिफिकल्ट। ओके, so it starts with, ये ब्रैकेट शुरू होता है, parenthesis close, and this is for width and it is closed. I don't need this, so I'm gonna remove it, and this is not even necessary, and this is for 2. So what I'm going to do, I'm going to put one more here. Watch out when you work with the parentheses, use these carefully because in math everything counts. मैथ में हर चीज की गिनती होती है भाई। तो उसके बाद है फ्रंट बैक हमने कर लिया। अभी आता है रूफ। तो रूफ में हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो डेप्थ और एक ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी डेप्थ तो हमें गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूफ इज इक्वल डेप्थ मल्टीप्लाई बाय, अभी हम इसका कोई नाम दे देते हैं, ये जो हाइट है, क्योंकि यहाँ ये हाइट स्क्वायर ब्लॉक है, ये ट्रायंगल ब्लॉक है, तो मैं इसको स्लांट हाइट नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये टेढ़ी सी हाइट है थोड़ी सी, तो मैं कहता हूँ स्लांट हाइट। कि अगर मैं डेप्थ को स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा। और क्योंकि मुझे ये सारे का सारा 2 बार चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 कर दूंगा। पर एक दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ पर मेरे पास स्लांट हाइट की वैल्यू नहीं है, तो मुझे स्लांट हाइट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक चीज है, पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास है। मुझे पता है कि अगर मैं ट्राइंगल का जो हमारे पास 3 ये साइडें होती हैं, इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल z का स्क्वायर। यहाँ अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये जो वैल्यू है ये निकल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट मेरी कैसे कैलकुलेट होती है, इज इक्वल्स, पहले मैं स्क्वायर करता हूँ। तो स्क्वायर के लिए मेरे पास है, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, h4 TB मल्टीप्लाइड बाय h4 TB।
अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस। और दूसरा मेरे पास क्या है, विड्थ बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ बाय 2। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल सा नहीं लगता। तो रेदर देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के, मैं इसको पावर 2 जनरेट कर देता हूँ इसके लिए। तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सिंबल यूज करता हूँ और मैं लिख देता हूँ 2, इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं, आई एम गोना से एक्सपोनेंट 2। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे अगर, लेकिन हमें इसके ऊपर भी स्क्वायर डालना पड़ेगा। या तो हम इसके ऊपर स्क्वायर डालें, या फिर हम इस सारे का क्या कर दें, इसका हम स्क्वायर रूट कर दें। तो कोडिंग में आप हमेशा एक बात याद रखें, आप सारी कैलकुलेशन ब्रैकेट के राइट साइड पे करते हैं, लेफ्ट साइड पर सिर्फ क्या होती है, वैल्यू ट्रांसफर होती है। तो अब यहाँ स्क्वायर नहीं डाल सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर VB में बहुत सिंपल सा मेथड है, आप यहाँ पर SQR लिखें, इसका मतलब है स्क्वायर रूट फाइंड होगा इस सारे का। अब स्क्वायर रूट फाइंड होगा किसका, इसके स्क्वायर का और इसके हाफ के स्क्वायर का, ठीक है, ये रहा। ओके, तो अब हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए थी, हमें चाहिए था साइड्स, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और इसको हम यूज कहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे। दूसरा हमें चाहिए रूफ, तो भी रूफ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे। और रूफ में हमें क्या चाहिए, डेप्थ, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमने कहाँ कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे। तो उसके बाद हम तीसरा में क्या चाहिए था, फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट एंड बैक हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, स्क्वायर ब्लॉक। और ये क्या है, ये है ट्रायंगल ब्लॉक। अगर हमारे कैलकुलेशन और जो फॉर्मूलाज मैं यूज कर रहा हूँ ये सही है तो इट विल वर्क। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कि हम उसका क्या, जो हमने कहा कि हम चार, ये जो वैल्यूज हैं, ये चारों वैल्यूज, ये तो हम यहाँ से पिक कर रहे हैं, तो ये चारों वैल्यूज को भी तो हम कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं इनको डिफाइन कर लेता हूँ। ये चार वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी हैं, मुझे चाहिए होगा विड्थ एज डबल। मैं डबल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसको एज इंटीजर भी जो है यूज करूंगा, और एज एक जो है एक डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू के तौर पे भी करूंगा। विड्थ मैंने यहाँ पर ले लेनी है। दूसरा मैं ले रहा हूँ हाइट ऑफ हाउस स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा, लेकिन मैं इसका नाम बदलता हूँ, इसको थोड़ा आसान रखूंगा, जो कि मैंने यूज भी किया है, हाइट फॉर स्क्वायर ब्लॉक एज डबल। थर्ड हमने यूज किया था हाउस, सॉरी, हाइट फॉर ट्रायंगल ब्लॉक एज डबल, एंड द लास्ट वन वाज डेप्थ। क्योंकि ये चार चीजें जो हैं मैं यूजर से फिल करवाऊंगा, तो यहाँ पर हमने इन चारों चीजों को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया है। चार चीजें कौन सी हैं मेरे पास, विड्थ एज डबल, हाइट फॉर स्क्वायर ब्लॉक फॉर एज डबल, फॉर ट्रायंगल ब्लॉक, एंड फॉर डेप्थ। तो यहाँ पे चारों चीजें। नाउ द पॉइंट, इसके ये चार तो हमने डिफाइन कर दिए, व्हाट अबाउट दीज थिंग्स, साइड, फ्रंट बैक, स्लांट हाइट, रूफ, ये सब चीजें कहाँ गई। सरफेस एरिया हमारा फंक्शन है जो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, लेकिन ये इनका क्या, साइड, ये तो हमने कहीं बताया नहीं। क्योंकि अगर डेप्थ में एक डबल वैल्यू है, H4SB में डबल वैल्यू है, और अगर यहाँ पे विड्थ में है, इन सभी में एक डबल वैल्यूज हैं, तो जिसके अंदर ये वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर हो रही है वो भी तो कोई इस तरह का वेरिएबल होगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रिएट
or we will reserve this with the help of I'm gonna say sides as, और ये हमारे पास dim है, dim का मतलब है डिक्लेयर्ड इन मेमोरी, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मेमोरी में, तो यहाँ पर हम उसको नाम दे रहे हैं sides as double because it's going to save double values. तो rather than wasting my time मैं इनको एक ही साथ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, sides आ जाता है, then we have front back comma, then we have plant height and must we say roof. तो यहाँ पे फोर्थ हमारे पास जो है वो रूफ है। अगर हमने कुछ मिस नहीं किया तो मेरे अकॉर्डिंग हमारे चार जो आर्ग्यूमेंट हैं वो रेडी हैं, तो बस स्लांट हाइट फ्रंट बैक ये सारे हमारे रेडी हैं। तो ये मेरा फंक्शन अभी तक जो है ये हमारा ओके है फंक्शन, तो मैं इसको सेव करता हूँ। यस आई वुड लाइक टू सेव इट एंड लेट्स ट्राई टू एंटर सम वैल्यूज हेयर। यहाँ कुछ वैल्यूज एंटर करें ताकि टेस्टिंग हमारी शुरू हो सके। तो एग्जांपल के तौर पे जो हाइट आपकी एक स्क्वायर ब्लॉक की है वो तकरीबन है आपके पास, इट्स इन फीट, ये है तकरीबन 6.5 फीट। एंड देन हाइट फॉर द ट्राइंगल ब्लॉक जो ऊपर आपने बना रखा है दैट इज 3.7 फीट हाइट में है ट्राइंगल, और विड्थ आपके हाउस की है तकरीबन फ्रंट से अगर देखें तो आई एम जस्ट गोना से 10 फीट एंड द डेप्थ ऑफ द हाउस इज 12.4 समथिंग। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया, एक्चुअल सरफेस एरिया कितना है हमारे पास। सो एज आई हैव माय फंक्शन डिजाइंड, so I'm just calling the function surface area, and when I'll click on fx I have this thing. So I know it looks h4sb, ये थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन आप चाहें तो कोडिंग में जाके, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आप कोडिंग में जाके सिंपली कुछ खास नहीं करना आपको, जस्ट जहाँ जहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है h4sb, लेट मी डू इट फॉर यू, height of square house. ओके सो बस हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी आपने h4sb यूज़ किया आपको हर जगह पर इसको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि आपके पास अभी कोई भी h4sb नहीं है, आपके पास क्या है, हाइट है। तो आई थिंक हमने दो ही जगह पर इसको यूज़ कर रखा था, तो लेट मी जस्ट चेंज दिस थिंग ऑल्सो बिकॉज इट लुक्स ऑड। सो आई जस्ट से हाइट ऑफ triangle. So I'm just gonna copy this thing also, और जहाँ जहाँ पर मैंने h4tb की टर्म यूज कर रखी है just replace that term with the one that I have just now renamed. I hope that we have used it just here only. So let me save it. It's a yes, I would like to save. Let me minimize it. I'm gonna call the function again, that is surface area, and when I click on this you see here is the change. Okay, so where is my width? This is the width. Where is the square house height? Where is the square house height? This is, where is the height for triangle? This is the for triangle. Depth is 12 foot something, and when I click on the OK button I have the area calculated here. So this is how you can create your own function. You can just work with the macros and the functions in macros. VBA में आप macro बना सकते हैं खुद के सब प्रोसीजर यूज करके, और you can also create your own functions that are very helpful for you later on whenever you want, क्योंकि Excel
ठीक, एक्सेल में ऐसा नहीं है कि थोड़े फंक्शन है, फंक्शन बहुत सारे हैं, यू कैन जस्ट यूज। आप, मैं कहता हूँ एक लाइफ टाइम भी अगर आप जो है स्पेंड करते हैं तो मेरे ख्याल से एक्सेल के लिए वो भी कम होगा। एक्सेल काफ़ी जो है एक वेल डिजाइंड और वेल फंक्शन इक्विप्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। तो आप चाहें तो उसके फंक्शन बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करते हैं तो भी ये ख़त्म ना हो, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऐसा फंक्शन बनाना पड़ता है जो अक्सर में नहीं होता। या रैंडमली आप किसी शीट पे काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार बार बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो क्यों ना इसको एक ही बार ऐसे स्ट्रक्चरल वे में इसको डिज़ाइन करके रख दें कि मुझे बार बार इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इन सच केस यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस। सो दिस was the second and the last part of your macro chapter, and I hope for today it's been a long video, और ये काफ़ी डिटेल्ड जो आपको मैंने हर चीज़ बताई है। खैर आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा हर एक टॉपिक। तो अब नेक्स्ट जो भी हम चैप्टर्स जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी फ्रॉम ईदर असेस और ईदर वर्ड, दैट वी विल सी कि हम किस चैप्टर को शुरू करना चाहेंगे पहले। तो नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट्स में प्लीज़ आप मेंशन करें टॉपिक के बारे में, वट एवर इज़ नॉट क्लियर टू यू। And I think for today, the last thing that I would like to say is thank you for watching the video.